Hello everyone, welcome to Nishan Online Digital Platform. Today we are going to discuss CBSE Board Class 10 paper of Set 1. तो फिजिक्स वाला पार्ट हम करने वाले हैं और फिजिक्स वाले पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। तो फिजिक्स वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखने वाले हैं। ओके, so question is identify from the following the ray diagram which shows the correct path of the reflected ray. जो reflected rays का correct path अपने को बताना है for the ray incident on a concave mirror is shown. तो लाइट रे जो हो रही है कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और हमें करेक्ट पाथ बताना है। तो लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो इन फोर ऑप्शंस में कौन सा डायग्राम सही है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अपने को पता है पैरेलल लाइट रेज कहां से पास करती है? फोकस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। कौन सा पार्ट जो क्या करता है, लाइट जो आईज में एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है? तो आइरिस जो है वो अपने को पता है प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है और प्यूपिल जो होता है वो जो लाइट एंटर करती है उसके अमाउंट को, इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट लाइट का एंटर करने वाला है। तो कौन सा पार्ट जो होता है वो अगर बात को कंट्रोल करता है तो प्यूपिल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन क्वेश्चन में 17, 18, 19 है। ओके, this is the question. In the common domestic circuits the earth wire is connected to a metallic plate buried inside deep inside the earth. अपने को पता है जब भी अपन अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, जो वायरिंग है अर्थ वायर है उसको क्या कर देते हैं, मेटेलिक प्लेट के साथ डीप इनसाइड द अर्थ बरी कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अर्थ वायर इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द appliances keeps its potential to that of the earth so the user may not get a serve electric shock. तो this is also right. Okay, तो ये अपने को पता है यहाँ पे assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। हमें पता है कि हम अर्थ वायर को मेटेलिक प्लेट के साथ डीप इनसाइड द अर्थ बरी करते हैं। और क्यों बरी करते हैं? क्योंकि हाई पोटेंशियल जब भी होता है तो हाई पोटेंशियल आई बात अर्थ के जीरो पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। जब उसे अपन कनेक्शन देते हैं तो उस केस में अपन इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। सो इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन इज ए। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ए। ए मींस assertion is correct and reason is the correct explanation of the assertion. Okay, next question is physics से related जो next question है। Okay, next question is okay, next question is question number 24. So question number 24, here is a question number 24. डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, डायग्राम में हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में एक दो मीडियम्स का इंटरफेस दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। हियर इज अ नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। This is medium first and this is medium second. Study the figure in which the path of a ray of light going from medium 1 to medium 2 is shown. Out of the two medium 1 and medium 2, in which is the speed of light is more. कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो ज्यादा होगा? अब अपने को पता है जब भी लाइट रेस क्या होगी, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो बेंड करती है। यहाँ पे लाइट रे का डायरेक्शन ये है, लेकिन ये क्या हो रही है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इट मींस जब भी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो लाइट रे क्या करती है? अवे फ्रॉम द मीडियम। इट मींस दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयर मीडियम। क्योंकि लाइट रे जब भी किसी डेंसर मीडियम से
रेयर में जाती है तो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या पूछा है, आउट ऑफ द टू मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2 इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। तो अपने को पता है रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, तो इन मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रेज क्या करती है, बेंड होती है। तो इसमें रीजन पूछा है कि लाइट रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों बेंड हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट मीडियम इज अ डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, आई भाषण में कम होता है। तो डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी लो है, जब वो किसी रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट सडनली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से लाइट रे का बेंडिंग हुआ, आई भाषण में बेंडिंग की वजह से वो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल गई। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 in terms of speed of light in two mediums. Okay, तो दो डायग्राम, जो डायग्राम में अपन वो बना रहे हैं, this is the normal, this is incident ray, this is the direction and light ray is moving like this. This is medium first and this is medium 2. तो express refractive index of medium 2, ठीक है। this is a denser medium, डेंसर मीडियम जो है इसमें स्पीड अपन v1 कंसीडर कर लेते हैं, एंड दिस इज अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में जो स्पीड है अपन इसे v2 कंसीडर कर लेते हैं। तो मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइड बाय μ1। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना है तो स्पीड की टर्म में अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो v1 डिवाइड बाय v2। तो v1 किसकी स्पीड है, डेंसर मीडियम की, तो डेंसर मीडियम डिवाइड बाय रेयर मीडियम। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लिखा गया है सेकंड मीडियम का, सेकंड मीडियम वो जिसमें रिफ्रैक्शन हुई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम व्हिच इज अ डेंसर मीडियम एंड speed of light in second medium which is a rarer medium. So this is the answer for this question. Okay, question number next question is question number 25. Give reason the sky appears dark to passengers flying at very high altitude. जो भी पैसेंजर बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं उनको स्काई जो होता है वो डार्क अपीयर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ, दिस इज अ अर्थ, अब अपन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर जैसे ये है, दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर्स, दीज आर अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब अगर अपन बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेंगे इसका मींस अपन इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाएंगे, एंड दिस इज सन। एटमॉस्फेयर को अगर अपन क्रॉस कर गए तो फिर उस केस में अगर यहां से अपन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द पर्सन, अगर अपन सन को यहां से इस पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बीच में कोई मीडियम नहीं है। अब बीच में कोई मीडियम नहीं है तो स्कैटरिंग का जो प्रोसेस है आई भाषण में, वो स्कैटरिंग का फिनोमिना होगा ही नहीं। अब स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं होगा तो उस केस में लाइट रेज होगी, जो कलर्स ऑफ लाइट है वो अगर बात को स्प्रेड नहीं होंगे तो यहाँ पे अपने को कोई लाइट नहीं मिलेगी। अब जब कोई लाइट नहीं मिलती है तो कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर। जब भी किसी सोर्स से लाइट आती है, अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो उसमें 7 कलर्स है, कोई डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आ रही है तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंट कलर है। अदरवाइज अगर कोई कलर नहीं होता लाइट का तो कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर। तो जब स्कैटरिंग का फिनोमिना ही नहीं हुआ तो जो लाइट रेज है वो अगर बात को स्कैटर क्यों होगी, जब स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो इस वाले पार्ट में अपने को लाइट के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, तो ये वाला पार्ट अपने को कैसा अपीयर होगा, ब्लैक। लेकिन जहां से सन आ रहा है वहां से अपने को व्हाइट लाइट मिलेगी, बाकी पार्ट अपने को ब्लैक अपीयर होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंजर सिग्नल्स लाइट आर रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन टू वेवलेंथ ऑफ वायलेट। अब अपने को पता है कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी स्कैटरिंग कम होती है।
तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है 7 कलर्स में, तो रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। जब ये कम स्कैटर होगा, कम आई भाषण में स्प्रेड होगा, कम फैलेगा, तो वो अपनी आईज तक डायरेक्ट पहुंच सकता है, डायरेक्ट रीच कर सकता है, या तो फॉगी डे हो या फिर रेनी डे हो। इस वजह से डेंजर सिग्नल्स अपन रेड कलर के बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज और वाला जो पार्ट है इसका, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ रेनबो? रेनबो क्या होता है? रेनबो इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जो फिनोमिना होता है, डिस्पर्जन में हमने पढ़ा था कि जब भी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। वो स्क्रीन पे अपने को एक पैटर्न भी मिलता है जिसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। आई बात समझ में? अभी यही प्रोसेस जो डिस्पर्जन का प्रोसेस है, अगर नेचुरली व्हाइट लाइट के थ्रू, सन की जो व्हाइट लाइट है और वाटर ड्रॉपलेट्स है, इन रेनी डे वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेनबो। सो व्हाट इज द रेनबो? रेनबो इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिस्पर्जन in which light rays, white light, water droplets are involved. We see a rainbow in the sky only after the rainfall. Why? हमेशा अपन आई भाषण में रेनफॉल के टाइम पे ही अगर बात करूंगा तो क्या होता है अपने को, रेनफॉल के बाद में अगर बात करूंगा इसका ओनली आफ्टर द रेनफॉल। वाई हमें रेनबो क्यों अपीयर होता है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो है, वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। प्रिज्म जो है हमें पता है, प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म व्हाइट लाइट को स्प्रेड करता है, या व्हाइट लाइट को आई बात 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट करता है, स्प्लिटिंग करता है। दिस इज रेड, दिस इज वायलेट, ये हमने डायग्राम में देखा हुआ है। और स्क्रीन पे अगर अपन देखेंगे तो अपने को यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा विबग्योर का, जिसमें 7 कलर्स होंगे। तो वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो अगर बात में स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, किसके लिए? सनलाइट के लिए, इसीलिए रेनबो अपने को अपीयर होता है। तो रेनफॉल के बाद क्या होता है? क्योंकि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स एज अ डेंसर मीडियम और एज अ प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म बिहेव करती है, इस वजह से अपने को रेनबो का फॉर्मेशन ऑब्जर्व होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, 26, 29, 30 and 31. Okay. A student placed a candle flame at different distances. एक स्टूडेंट ने क्या किया? कैंडल फ्लेम को रखा है अलग अलग डिस्टेंसेस है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। किसी कॉन्वेक्स लेंस से अगर बात करूंगा तो अलग अलग डिस्टेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस हमने ऐसा देखा है जिसमें डबल फोकस होते हैं f2 एंड दिस इज f1, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंडरी फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर प्राइमरी फोकस। दिस इज प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड फोकस इट्स इमेज ऑन ए स्क्रीन। एक स्क्रीन पे इसको फोकस करता है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबलर फॉर्म एज गिवन बिलो। वो टेबल की फॉर्म में उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको अरेंज करता है, जहां पे डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द लेंस मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने को सेंटीमीटर में गिवन है -90 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन टेबल and on the basis of your analysis only answer the following question without doing any calculation। बिना कैलकुलेशन के हमें क्या करना है? आंसर्स देने। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज? कौन सी फोकल लेंथ इसमें यूज में आई है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज? गिव रीजन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन अपने को कुछ आंसर्स देने। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो फोकल लेंथ कौन सी यूज में आई है?
अच्छा, फोकल लेंथ अपने को पता नहीं है फोकल लेंथ क्या है, तो विदाउट कैलकुलेशन फोकल लेंथ इज नॉट पॉसिबल. विदाउट डूइंग analyze the observation table and on the basis of your analysis only answer the following questions without doing any calculation. What is the focal length of the convex lens? Use give reason to justify your answer. तो हमें फोकल लेंथ बताना, तो फोकल लेंथ अगर अपने को बताना है, और भी क्वेश्चंस है. विच अनदर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट एंड व्हाई? ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन फॉर एनी करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. रे डायग्राम अपने को आई भाषण में बताना है. ओके, तो सबसे पहले अपन फोकल लेंथ तो अपने को निकालना ही पड़ेगा. तो इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जिनमें अपने को इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ अपने को निकालना है. तो फोकल लेंथ अपन किसी से भी निकाल, जिस चीज से निकालते हैं. अपने को पता है कि फॉर्मूला लेंथ से फॉर्मूला है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. दिस इज द लेंथ फॉर्मूला. 1/f या आप रफ में कर सकते हैं फॉर्मेशन, मतलब ये कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हैं. इमेज डिस्टेंस इज -60, तो इमेज डिस्टेंस इज -60. अगर इमेज डिस्टेंस -60 है तो कॉन्वेक्स लेंस है. कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, पहले देखते हैं कौन सी लेंस है. A student placed a candle flame at different distances from a convex lens. Okay, convex lens है. और इमेजेस जो बन रही है वो अगर बात करूंगा तो कहाँ पे बन रही है? सारी इमेजेस यहाँ पे बन रही है. ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ पे रखा है 18 पे, तो इमेज 19 पे बन रही है. 20 पे रखा है तो 60 पे, 24 पे रखा है तो 40 पे. और सारे डेटास जो है नेगेटिव है. ठीक है, सारे डेटास नेगेटिव होने का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस से, अगर कॉन्वेक्स लेंस अपन ड्रॉ करते हैं, एंड this is f1, this is f2, this is 2f2 and this is 2f1. अगर अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो इमेजेस इधर बनती है. अगर अपन इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे, बियॉन्ड 2f1 करेंगे, तब भी इमेज इधर बनेगा. तो जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव में आएगा. अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द फ्रेम फ्रॉम द लेंस, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वो इमेज डिस्टेंसेस है. अच्छा, सारी इमेजेस जो है इधर बन रही है. डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो इमेज डिस्टेंसेस है. सारी डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव में आ रही है. अब पॉजिटिव में आ रही है, इट मींस जो इमेजेस बनी है वो इधर बनी है. तो इट मींस सारी की सारी जो इमेजेस है वो कैसी इमेजेस है? रियल इमेजेस है. ओके, तो रियल इमेजेस है. सारी इमेजेस कैसी है? रियल इमेजेस है. ओके, तो रियल इमेजेस अपने को दे रखी है. ओके, अब अपने से क्या पूछा है? फोकल लेंथ पूछा है. तो फोकल लेंथ के लिए अपन लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u. 1/f इक्वल्स टू 1/v. इमेज डिस्टेंस इज, अच्छा ये वाला केस लेते हैं. इमेज डिस्टेंस इज 20 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस का 1/u. u मींस माइनस का 60, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +60. तो 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 60. आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 60. सो फोकल लेंथ इज 60 डिवाइड बाय 4 व्हिच इज 15 सेंटीमीटर. या आप रफ में कर सकते हैं, तो 15 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ. अपने से फोकल लेंथ पूछा था पहले, तो अपन ने वो बताया था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. अपने को रीजन बताना है कि फोकल लेंथ ऐसा क्यों आया है. फोकल लेंथ अपने को पता है कि पॉजिटिव में आया है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में आया है. आई बात समझ? और यहाँ पर जो डेटा है उनसे पता चल रहा है कि सारी इमेजेस रियल इमेजेस हैं, जिनमें ये इमेज डिस्टेंसेस हैं एंड दीज आर ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस व्हिच आर इन नेगेटिव. नेगेटिव में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करते हैं. Okay, next part is which one of the set of observation is not correct and why. कौन सा सेट ऑब्जर्वेशन का करेक्ट नहीं है. तो अपन सबके लिए फोकल लेंथ चेक कर लेते हैं. फोकल लेंथ अगर मैं इसके लिए चेक करूंगा, फोकल लेंथ अगर मैं इसके लिए चेक करता हूं, किसके लिए चेक करें अपन फोकल लेंथ? फोकल लेंथ अपन इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए फोकल लेंथ चेक करें तो 1/f इक्वल्स टू 1/v. 1/v मींस 18 सेंटीमीटर और माइनस का तो प्लस का 1/90 हो जाएगा. ओके, तो 1/f इक्वल्स टू, आई बात समझ में? यहाँ पे अपन 18 कर लेते हैं, 180 कर लेते हैं.
180 कर लेंगे तो 118 में 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर बात करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 3। ठीक है, कितना अपन ने कैसा किया, फर्स्ट क्या दिया है 18 सेंटीमीटर, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v विच इज 18, और ये प्लस का हो जाएगा 90। ओके डन। तो 180 अपन ऐसा कर लेते हैं, 180 अपन ऐसा ले लेते हैं। अब 180 का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 को करेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और 90 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 180, 12 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो 180 डिवाइड बाय 12, ठीक है, तो 2 टाइम्स 30 टाइम्स, तो ये 15 आ गया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। ओके, सेकंड हमने चेक किया है, थर्ड हम चेक करते हैं। अच्छा, थर्ड ये 30 वाला कर लेते हैं, 30 वाला, तो इसमें से अपने को एक बताना है कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है। तो 1/30 दिस इज इमेज डिस्टेंस, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 1/30, तो 2/30, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं, नेक्स्ट 40 और 24 वाला, 1/f इक्वल्स टू 1/v विच इज 40 और माइनस 1/24। ओके, तो ये कर लिया। ओके, तो 240 अपन यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 240, तो ये कितना हो गया 6 टाइम्स, तो यहाँ पे अगर बात हो 24 तो ये 10, तो कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 240, तो 240 डिवाइड बाय 16। ओके, 30, तो दिस इज आल्सो 40, 15। ओके, दिस इज आल्सो करेक्ट। कितना आया है 1/40 एंड दिस इज 24, प्लस का 24 अपन ने 240 इसका एलसीएम लिया है, तो 6 टाइम्स एंड 24 तो 10, तो कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 240, 240 डिवाइड बाय 16, 8 2 13, तो कितना हो जाएगा 15, दिस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 60 एंड 30, 60 एंड 20, 60 20 पहले भी आया है, तो 1/60 प्लस 1/20, 60 के साथ 20, तो 1/20 प्लस का 20, तो 60, एंड तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 4 डिवाइड बाय 60, दिस इज आल्सो करेक्ट। 90 एंड 80 ये भी आ रहा है, तो 120 एंड 1 वो करते हैं 1/120 एंड प्लस 1/12, तो 120 इज द, तो 1 प्लस 12, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 120 एलसीएम लिया अपन ने, 120 एंड 12 है, तो 120 एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 1, एंड 12 का लेंगे तो 12 कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 11 डिवाइड बाय 120, एंड 120 डिवाइड बाय 11 इज द फोकल लेंथ, तो 11 120 डिवाइड बाय 11 जब अपन सोल्व आउट करेंगे तो आंसर 15 नहीं आने वाला है। समझ में आती बात? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 8 is the incorrect and all the other is correct. Okay, तो लास्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो हमसे पूछा था, क्या पूछा था, विच वन ऑफ द सेट ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट एंड व्हाई। क्यों करेक्ट नहीं, क्योंकि उसका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन फॉर एनी करेक्ट सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अपने को रे डायग्राम बनाना है किसी भी एक के लिए, वो आप दिखा सकते हैं। ओके, किसी भी एक सेट के लिए अपन रे डायग्राम बनाते हैं। तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कोई से के लिए 20 और 60 के लिए अपन बना लेते हैं। तो 20 और 60 के डेटा के लिए अपन रे डायग्राम है। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो 20 और 60, 20 उसका इमेज डिस्टेंस है, 60 उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, तो दिस इज a convex lens, this is focus, secondary focus, and this is 2f2, this is f1, this is 2f1. Okay,
तो 60 उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और 20 जो है उसका इमेज डिस्टेंस है। फोकल लेंथ जो आया 15 सेंटीमीटर आया, तो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। सेकेंडरी फोकस ही मेन फोकस होता है, तो उसकी फोकल लेंथ 15 है। दिस इज 15, दिस इज ऑल्सो 15, देन दिस इज 30। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 30 है, लेकिन वो राइट वाला लिया जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। एंड इमेज जो बन रहा है वो कितने में बन रहा है 20 सेंटीमीटर। अपने को पता है बियॉन्ड 2f1 जब भी ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, लाइट रे से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। जब भी लाइट रे प्राइमरी फोकस से पास करेगी तो ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो हियर इज अ इमेज व्हिच इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड द इमेज डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर which is more than 15 सेंटीमीटर and less than to 30 सेंटीमीटर। ये जो 30 सेंटीमीटर उससे ओके, तो ये भी हमने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन यूजेस लेंसेज ऑफ 2 diopter power in his spectacles for the correction of his vision। वो कौन सा लेंस यूज में ले रहा है 2 diopter का, इट मींस दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। अच्छा, 2 diopter अगर पावर पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव पावर के लिए कौन सा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो अपने को पता है कॉन्वेक्स लेंस के करेक्शन के लिए, मतलब कॉन्वेक्स लेंस को अपन किस डिफेक्ट के लिए, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए अपन कौन सा लेंस यूज में लेते हैं, आई बात में कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं। और उसकी पावर कितनी आ रही है 2 diopter पावर है। लिस्ट 2 केसेस 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के क्या कॉजेज हैं आई बासन में, एक तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है हमें पता है, और आईबॉल का जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है। तो ये इसके 2 कॉजेज हैं। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्ट्रल्स। फोकल लेंथ हमें बतानी है, उसका पावर हमें दे रखा है। तो फोकल लेंथ अगर अपन निकालेंगे तो अपने को पता है पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1 अपॉन पावर कितना दे रखा है 2 diopter, तो दिस इज 2 diopter। तो 1/2 तो फोकल लेंथ इज, अच्छा 2 diopter पावर है तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर। When power is in diopter then focal length is in meter, तो 1/2 means 0.5 मीटर। 0.5 मीटर means 0.5 multiplied by 100। आई बात समझ में ऐसा गया तो 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। समझ में आती बात, तो कितना हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्ट्रल्स। ओके, तो 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। अच्छा, इसको अपने को एक्सप्लेन करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट है। फॉर एग्जांपल हियर इज अ रेजिस्टर, this is a resistor which is connected with a battery, and the potential difference between 2 points of a resistor which is A and B is 1 volt। it means बैटरी एक रेजिस्टर है तो इसमें it means जो बैटरी का पोटेंशियल है वो भी 1 वोल्ट हो सकता है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इट मींस एक एंड का पोटेंशियल ज्यादा है या दूसरे एंड का पोटेंशियल कम है। For example, potential of this point is 100 volt and potential of this point is 99 volt. So difference between both points is I bas 1 volt, or maybe potential of this point is 1 volt and potential of this point is 0 volt. तब भी difference कितना आने वाला है 1 volt ही आने वाला है। तो अपने से क्या पूछा है, explain the statement potential difference between 2 points is 1 volt। अच्छा, अपन डेफिनेशन ही बना सकते हैं 1 volt का। तो potential equals to work done divided by charge. If value of charge is 1 coulomb and work done is 1 joule, then potential is 1 joule divided by 1 coulomb. This is 1 volt। हमने potential difference का जो फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल्टा वी भी लिख सकते हैं आप इसे। वर्क अपॉन चार्ज है, चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम कर सकते हैं, वर्क को 1 जूल कर सकते हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, if we move 1 coulomb charge from one point to another point,
then work done is 1 joule, then potential difference between the both points is 1 joule. Okay, तो हमने 1 volt को explain किया. What do you symbol give below represent in an electric circuit? Write one function of each. This is ammeter, आपको पता है this is ammeter, this is ammeter and this is rheostat. Rheostat इसका सिंबल RH होता है और एमीटर के लिए ए सिंबल होता है. तो एमीटर जो होता है वो आई वर्सन ज्यादा करंट को मेजर करता है. जैसे गैल्वेनोमीटर भी करंट का मेजरमेंट करता है, लेकिन करंट गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजरमेंट और डिटेक्शन का काम करता है. लेकिन अगर सर्किट में ज्यादा करंट है जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर आई वर्सन में मिली एम्पियर, तो जो लार्ज करंट्स का मेजरमेंट होता है वो कौन कौन सी डिवाइस करती है? एमीटर. एंड रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर. ये पोटेंशियल की वैल्यू को वेरी करके करंट की वैल्यू को चेंज करता है. इट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर. तो हमने इनके फंक्शंस बताए कि क्या क्या है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड कौन सा है? दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 पे अपन आते हैं. ओके, what are magnetic field lines? Magnetic field lines which are represent the magnetic field या direction of field are called magnetic field lines. या field lines या lines which are represent magnetic field around a magnet are called magnetic field lines. How is the direction of magnetic field lines at a point determined? किसी भी magnetic field line पे, जैसे मान लो this is a magnetic field line and this is the point, यहाँ पे अपने को डायरेक्शन बताते हैं. डायरेक्शन शो करने के लिए हमेशा अपन टेंजेंट पुट करते हैं. चाहे वो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो उसमें भी डायरेक्शन के लिए टेंजेंट पुट करेंगे, या फिर कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो उसमें डायरेक्शन के लिए हमेशा टेंजेंट पुट करते हैं. ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ओके, सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसका पैटर्न हमें बताना है. तो सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दिस इज अ सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आई भाषण में वो प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे मिलता है? जब अपन यहाँ की बात करते हैं एंड्स की, तो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अलोंग द एक्सिस जा रही है वो स्ट्रेट जाती है, बाकी फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाती है, बाकी फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाती है ऐसा. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. मार्क ऑन इट द डायरेक्शन. डायरेक्शन अपने को पता नहीं, जैसे डायरेक्शन फॉर एग्जांपल जैसे ये आई भाषण में साउथ फेस है एंड इसके पीछे वाला नॉर्थ फेस है, तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे इस तरीके से ये ऐसे जा रही है. दिस इज द डायरेक्शन फॉर फील्ड लाइंस, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेट जो फील्ड लाइंस होती है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है और आउटसाइड दी पीछे से निकल के ऐसे आ रही है. ओके, सर्कुलर लूप मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट बताना है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर बात करें, जैसे सर्कुलर लूप है, अब सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो इस केस में फॉर एग्जांपल करंट जो है वो ऐसे चल रहा है. तो अगर करंट ऐसे चल रहा है तो लूप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और इसके पीछे वाले फेज पे, क्योंकि अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके पीछे वाले फेज में क्लॉकवाइज होगा, तो इसमें साउथ बनेगा क्योंकि इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है. तो करंट कैरिंग लूप के दोनों फेसेस जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ की तरह बिहेव करने लग स्टार्ट कर देते हैं. तो करंट की डायरेक्शन अगर ये नॉर्थ पोल है आई भाषण में, फॉर एग्जांपल अपन एक और डायग्राम बना सकते हैं. एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे ये फील्ड लाइन से, तो फील्ड लाइन जो है अलोंग द एक्सिस तो ऐसे जा रही है और बाकी फील्ड लाइंस कर्व्ड हो रही है, और यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी है. तो फील्ड लाइंस अगर ऐसा जा रही है, फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही है, तो दिस इज द साउथ एंड दिस इज द नॉर्थ. जो ये फेस है ये वाला साउथ है एंड दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? साउथ टू नॉर्थ. अब अगर ये फेस साउथ है तो करंट ऐसे जा रही है, क्योंकि अगर साउथ फेस में करंट कैसे जाती है? क्लॉकवाइज. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बताया. Then the two factors on which the magnitude of the magnetic field due to a current carrying coil depends. इस करंट कैरिंग कॉइल की एक तो अगर बात हो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट
एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन रेडियस। आई बात समझ में, जितना छोटा स्मॉल रेडियस होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Why can't two magnetic field lines cross each other? Because if two field lines are crossed with each other, then there are two different directions of a point. अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये इस पॉइंट की ये डायरेक्शन होगी और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इस पॉइंट की ये डायरेक्शन होगी। अब एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। सोलेनोइड की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करनी है। दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड और इसमें जो फील्ड लाइन जाती है वो अलोंग द एक्सिस टू स्ट्रेट जाती है, बाकी फील्ड लाइंस ऐसे कर्व करती है, बाकी फील्ड लाइंस ऐसे कर्व करती है। दिस इज द फॉर्मेशन आई वासन में फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ओके, state the conclusion which can be drawn from the pattern of magnetic field lines inside the solenoid। आई वासन में पैटर्न क्यों मिलता है? पैटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि जब सोलेनोइड में दो लूप्स होते हैं, दो लूप्स में जब फील्ड लाइंस, जैसे फील्ड लाइंस अपने को पता है किसी लूप में कैसे जाती है, स्ट्रेट देन कर्व करती है यहाँ से, लेकिन जैसे ही सेकेंडिंग आती है तो फील्ड लाइंस को कर्व करने का मौका नहीं मिलता, तो वो स्ट्रेट हो जाती है। इसलिए अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना सोलेनोइड, वो स्ट्रेट होती है। Pattern of the magnet inside the solenoid, name any two factors on which the magnitude of the magnetic field due to this solenoid depends। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड का आई बात में एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, एक करंट पे डिपेंड करता है। तो बी जो है एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और एक करंट पे भी डिपेंड करता है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने देख लिया। तो ये भी पार्ट अपन ने देखा, सोलेनोइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, ये नेम ऑफ द प्लांट। ओके, ये बायो का या केमिस्ट बायो का क्वेश्चन है। स्टडी द सर्किट शो इन द विच टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये डायग्राम दे रखा है, क्या दिया हुआ है डायग्राम में? स्टडी द सर्किट शो इन विच टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई ऑफ रेजिस्टेंस 30, okay 30, this is not 30, 3 and 6 respectively are joined in series with a battery of 2 volt। circuit shown which two resistor x और y of resistances, इनके रेजिस्टेंस 3 ohm and 6 ohm दे रखे हैं। ये आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें 3 ohm का एक रेजिस्टेंस है, आई बार समझ, 6 ohm का एक रेजिस्टर है। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, draw a circuit diagram showing the above the two resistors x and y joined in parallel with the same battery and same ammeter and voltmeter। पैरेलल कनेक्ट कर दो, पैरेलल कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे अगर बात करूंगा ये ऐसा, अच्छा बैटरी जो है बैटरी सेम है, इट मींस ये अगर बात करूंगा तो बैटरी अपने को ऐसा दे रखा है, सेम बैटरी है, ये बैटरी है प्लस माइनस, दिस इज की, दिस इज एमीटर, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है एंड दिस इज प्लस माइनस, और वोल्टमीटर अपन कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे, दिस इज 3 ohm, दिस इज 6 ohm। तो सेम डायग्राम अपन ने कनेक्ट कर दिया। आई बात समझ, दोनों रेजिस्टर्स को अपन ने बात समझ में आती, क्या पूछा गया है? ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग इन द अबाउट टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई टू रेजिस्टर्स हैं जिनको ज्वाइन करना है पैरेलल विद द सेम बैटरी एंड द सेम एमीटर। तो सेम बैटरी और सेम एमीटर के साथ और वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करके इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल द, क्वेश्चन क्या है? इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल द, ओके क्या क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल द पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई, करंट थ्रू एक्स एंड वाई बी सेम। अच्छा, किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है? तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो इसमें जो होता है वो करंट सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें जो होगी करंट जो आएगी वो इधर से करंट आ रही है ऐसे, क्योंकि प्लस बैटरी का प्लस इधर है तो करंट आ रही है, इसमें करंट सेम होगी
और इसमें बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। ऑफ द रेजिस्टर विद द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस x एंड y, अब करंट थ्रू x एंड y विल बी सेम, तो वो हमने बता दिया। ओके, फाइंड द करंट फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टर्स x एंड y। करंट अपने को बताना है, तो दोनों रेजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 ओम। सीरीज में कितना हो जाएगा, दिस इज R1 दिस इज R2, तो 6 + 3 9 ओम। एंड बैटरी जो है वो कितने की है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो दिस इज 2 वोल्ट बैटरी। तो अपने से क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टर। करंट पूछा गया तो I = V / R हो जाएगा। V कितना है 2 वोल्ट एंड R is 9, तो दिस इज 2/9 एम्पियर, दिस इज द करंट। ओके, नेक्स्ट वन इज find the current, next day determine the equivalent resistance of parallel combination of the two resistors। parallel combination का equivalent resistance बताना अपने को, और क्या सारे पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए। in which combination will the potential difference, okay, determine the equivalent resistance of the parallel combination of the two resistors। अगर अब इनका मैं parallel combination करता हूँ तो 1/R equivalent is what, 1/3 + 1/6, तो 6, तो कितना हो जाएगा 2 + 1, ओके, तो कितना आ जाएगा 3/2, मतलब 3/6 आई भाषण में, तो 3/6 मतलब 1/2, तो R इक्विवेलेंट, क्योंकि अपने को रेसिप्रोकल करना होगा, तो 2 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 ओम। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट 1। तब तक अब इतने सेट 1 का अपने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है, बाकी जो सेट 2 है और सेट 3 उसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। तब तक जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।